हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम टू डीएस पाठशाला, जहां हम लिटरेचर के हर वर्ड में छिपे अर्थ को फील करते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक ऐसी पोयम जो नेचर, इमोशन और म्यूजिक तीनों को एक साथ जोड़ती है। द सॉलिटरी रिपर, विलियम वर्ड्सवर्थ की एक कालजयी रोमांटिक पोयम। क्या आपने कभी ऐसा गीत सुना है जो सुनाई देना तो बंद हो गया हो, लेकिन उसकी गूंज आपके दिल में हमेशा के लिए बस गई हो? यही एहसास इस कविता में हमें देखने को मिलेगा, जब पोएट पहाड़ियों में एक अकेली युवती को खेत में गाते हुए देखते हैं। तो उसके बाद उन्होंने ये पोयम लिखी है और उस सीन को क्रिएट करके उन्होंने पोयम लिखी है। तो हम इसे आज बहुत अच्छे से समझने वाले हैं, एग्जाम ओरिएंटेड, और पोयम को हम एकदम फील करके समझेंगे। तो आप अंत तक हमारे साथ वीडियो में बने रहें। आप यकीन मानिए कि आप सॉलिटरी रिपर को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। हर एस्पेक्ट से हम पोयम को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले, यदि आपने सॉलिटरी रिपर के की फैक्ट्स को लेकर हमारा वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उसे एक बार देख लें। हम सॉलिटरी रिपर के जो की फैक्ट्स है उसके बारे में डिटेल में एग्जाम ओरिएंटेड क्रिटिसिज्म से लेकर बेसिक स्ट्रक्चर से लेकर हर एक एस्पेक्ट में की फैक्ट्स को लेकर हम बात कर चुके हैं। आज हम यहाँ पे पोयम को कंप्लीट करने वाले हैं। देखिए, पोयम में 4 स्टेंजा है। सबसे पहले स्टेंजा में यहाँ पे पोएट बात करते हैं द सीन ऑफ द रीपर, मतलब यहाँ पे पहले स्टेंजा में जो इंट्रोडक्शन है और सीन है रीपर का, उसके बारे में पोएट ने यहाँ पे बताया है। तो हम बिना देर करे हुए पोयम को समझते हैं। हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में पहले बात कर चुके हैं, इसकी राइम स्कीम से लेके हर एक चीज़, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ी सी राइम स्कीम को समझ लेते हैं। 8-8 लाइन के 4 स्टेंजा इसमें हैं, टोटल 32 लाइन्स है। अगर इसकी राइम स्कीम की बात करें तो देखिए, फील्ड को हमने ए नाम दिया, लास्ट को हम बी देते हैं। अब देखिए, मैंने पहले भी आपको पिछली वीडियो में बताया था कि एग्जैक्ट राइम नहीं है लेकिन मिलती जुलती है। तो यहाँ पे फील्ड अब और लॉस ए बी, अब यही इसको फिर से देखिए, हर सेल्फ जो है ये फील्ड से एग्जैक्ट तो राइम नहीं कर रही है लेकिन मिलती जुलती राइम है, और लास्ट पास ये राइम कर रही है। तो ए बी राइम स्कीम हुई, और ग्रेन अलग हो गया, सी सी, और ये डी डी। देखिए, ग्रेन स्ट्रेन से मिल रहा है, प्रोफाउंड साउंड से मिल रहा है, तो ये इसकी राइम स्कीम है, ए बी सी सी डी डी। तो अब हम बेसिकली जो पहला स्टेंजा है उसको बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। हालांकि मैंने इसके नोट्स में हार्ड वर्ड मीनिंग, पोएटिक डिवाइस और इसके एक्सप्लेनेशन को यहाँ पे पूरा कवर किया है, लेकिन हम सबसे पहले बहुत बेसिक तरीके से देखिए, पोयम से रिगार्डिंग क्वेश्चन अगर आपको बनाने हैं तो पहले आपको टोटली पूरी पोयम को बिना एक्सप्लेनेशन, बिना हार्ड वर्ड मीनिंग के पहले आपको उसे समझना होगा। मतलब एक एक वर्ड को हम समझने का प्रयास करेंगे ताकि हमें पूरा समझ में आए कि इस पोयम में आखिर बता क्या रहे हैं विलियम वर्ड्सवर्थ। तो देखिए, पोएट बोलते हैं, बिहोल्ड हर सिंगल इन द फील्ड, yon solitary highland lass, reaping and singing by herself, stop here or gently pass, alone she cuts and binds the grain, and sings a melancholy strain, oh listen for the wail profound, I is overflowing with the sound। तो देखिए, पहला स्टेंजा है। पहले स्टेंजा में हम यहाँ पे समझने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे रीपर का सीन है और इंट्रोडक्शन यहाँ पे विलियम वर्ड्सवर्थ देते हैं। तो देखिए, पहली लाइन में पोएट क्या बोल रहे हैं, पहला जो स्टेंजा की पहली लाइन है, बिहोल्ड हर सिंगल इन द फील्ड। इसका मतलब ये है, बिहोल्ड का मतलब होता है कि ध्यान से देखो, ठीक है। अब तो यहाँ पे जो पोएट है ना, पोएट वांट्स अस टू ऑब्जर्व हर केयरफुली, मतलब पोएट ये चाह रहे हैं कि आप उसे क्या करें, ऑब्जर्व करें केयरफुली, है ना। वो बोल रहे हैं कि यॉन सॉलिटरी हाईलैंड लास, यॉन। अब यहाँ पे देखिए, यॉन को समझिए, तो यॉन सॉलिटरी हाईलैंड लास है। तो यहाँ जो यान है, यान का मतलब है वह जो दूर है, मतलब जो दूर है वो लड़की, उसके बारे में। और हाईलैंड लास का मतलब है स्कॉटलैंड की जो पहाड़ियों में रहने वाली लड़कियां हैं, या पहाड़ियों की जो लड़कियां हैं उनको यहाँ पे उन्होंने बोला है। मतलब एक लड़की, पहाड़ियों में रहने वाली लड़की के बारे में उन्होंने बोला है। और यान का मतलब होता है बेसिकली वह जो दूर है। तो देखिए, यहाँ पे पोएट कहना क्या चाह रहे हैं कि बिहोल्ड हर सिंगल इन द फील्ड। वो कह रहे हैं पोएट कि वह लड़की खेत में अकेली है। मतलब पहले तो वो कह रहे हैं कि बिहोल्ड का मतलब तो ध्यान से देखो है, तो वो कह रहे हैं कि वह लड़की खेत में अकेली है, ठीक है।
सिंगल इन द फील्ड मतलब सॉलिटरी में है, अकेली है। और कैसी है? सिंगल इन द फील्ड। और सेकेंड लाइन में पोएट ने बोला कि यॉन सॉलिटरी हाईलैंड लास्ट रिपिंग एंड सिंगिंग बाय हरसेल्फ। देखिए यहाँ पे इंजाबमेंट, यहाँ तो कॉमा लगा हुआ है, तो एक लाइन की मीनिंग तो आप समझ सकते हैं। देखिए यहाँ से एक हमारी जो पोइटिक डिवाइस है वो भी क्लियर होती है, इंजाबमेंट। जब किसी लाइन के खत्म होने के बाद पंक्चुएशन मार्क्स को यूज किए बिना सेकेंड लाइन पे पोएट लिखना चालू कर देते हैं तो वहाँ इंजाबमेंट होता है। तो आई थिंक आप इसके बारे में जानते भी होंगे। तो इंजाबमेंट का यहाँ पे यूज किया गया है। तो देखिए हमको बेसिकली पूरी पोएम को बहुत अच्छे से समझना है। बिहोल्ड हर सिंगल इन द फील्ड, देखिए ध्यान से, वो बोल रहे हैं कि ध्यान से देखो, है ना। वह लड़की खेत में कैसी है? अकेली है। यॉन सॉलिटरी, यॉन का मतलब होता है वह जो दूर है, मतलब वो दूर है। सॉलिटरी हाईलैंड लास्ट मतलब यहाँ पे वो हुआ कि वह लड़की, मतलब उसे पोएट बोल रहे हैं कि उसे देखो ध्यान से, है ना। वो वहाँ पे अकेली खड़ी है, वह जो दूर है अकेली है। और हाईलैंड लास्ट का अर्थ है स्कॉटलैंड की पहाड़ियों की लड़की, है ना। तो पोएट उसे देखकर बहुत प्रभावित होते हैं, बोलते हैं कि बिहोल्डर, ध्यान से देखिए, सिंगल इन द फील्ड, खेत में अकेले, यॉन सॉलिटरी हाईलैंड लास्ट, पहाड़ियों की लड़की, रिपिंग एंड सिंगिंग बाय हरसेल्फ, वो क्या कर रही है? रिपिंग कर रही है, मतलब फसल काट रही है ना। रिपिंग करना मतलब होता है फसल काटना। बाय हरसेल्फ यानी अपने आप। तो वो क्या कह रहे हैं कि वो अकेली काम कर रही है और साथ ही एक क्या कर रही है? वो साथ में एक सुंदर सा गाना भी गा रही है, सिंगिंग बाय हरसेल्फ। मतलब पोएट कह रहे हैं कि उसे ध्यान से देखिए, एक सिंगल लड़की, यॉन सॉलिटरी हाईलैंड लास्ट मतलब अकेली क्या कर रही है? हाईलैंड लास्ट की लड़की मतलब पहाड़ी की लड़की, रिपिंग एंड सिंगिंग वो फसल काट रही है और गाना गा रही है। स्टॉप हियर और जेंटली पास। अब पोएट यहाँ पे कहते हैं स्टॉप हियर मतलब यहाँ पे रुकिए, और जेंटली पास मतलब पोएट का कहने का मतलब है कि आप यहाँ रुककर उसकी आवाज सुनो, है ना। फिर जेंटली पास करो यानी कि धीरे से निकल जाओ, ताकि उसकी जो सिंगिंग है ना उसमें कोई डिस्टरबेंस ना हो। ठीक है। पोएट कह रहे हैं कि रिपिंग एंड सिंगिंग बाय हरसेल्फ, स्टॉप हियर यहाँ रुकिए, और जेंटली पास मतलब रुकिए का मतलब है कि रुकिए, उसे ध्यान से सुनिए, है ना, धीरे धीरे, और उसके बाद धीरे से फिर निकल जाइए। अब उसके बाद बोल रहे हैं अलोन सी कट्स एंड बाइंड्स द ग्रेन। पोएट कह रहे हैं कि अलोन सी कट्स एंड बाइंड्स द ग्रेन। कट्स का मतलब होता है काटना और बाइंड्स का मतलब होता है बांधना। तो वो कह रहे हैं कि वह लड़की फसल काटती है और उसे बांधती भी है, बिल्कुल अपने काम में डूबी हुई है। वो जो लड़की है वो अपने काम में एकदम लगी हुई है। एंड सिंग्स अ मेलंकली स्ट्रेन, और वो क्या कर रही है? सिंग कर रही है अ मेलंकली स्ट्रेन मतलब मेलंकली का मतलब तो दुख भरा, उदासी भरा, और स्ट्रेन का मतलब होता है गीत या धुन। यानी कि वो कह रहे हैं कि वह एक गहरा इमोशनल, शायद उदासी से भरा गीत गा रही है, जो उसके दिल का इमोशन है उसको व्यक्त कर रही है। ठीक है। उसके बाद पोएट कहते हैं ओ लिसन फॉर द वेल प्रोफाउंड इज ओवर फ्लोइंग विद द साउंड। देखिए यहाँ पे पोएट कह रहे हैं कि ओ लिसन फॉर द वेल प्रोफाउंड इज ओवर फ्लोइंग विद द साउंड। पोएट का यहाँ मतलब है, वेल का अर्थ होता है वैली यानी कि घाटी, और प्रोफाउंड का मतलब होता है डीप मतलब गहरा। मतलब पूरी घाटी उस गीत की गूंज से भर गई है। मतलब पोएट ये कह रहे हैं कि जो पूरी घाटी है उसके गीत से क्या हो गई है? भर गई है। ठीक है। और उसका जो गीत है ना, वो घाटी में पूरी मतलब प्रोफाउंडली डीप गहरी, मतलब पूरी घाटी उससे उसकी गूंज से भर गई है। यह इससे दर्शाते हैं कि उसकी आवाज़ जो है कितनी सुंदर है, कितनी इफेक्टिव है, जैसे पूरा जो नेचर है उस म्यूजिक में, उस सॉन्ग में शामिल हो गया है। ठीक है। तो आई थिंक आप इस स्टेंजा को समझ पाए होंगे। देखिए आपको इसको शाब्दिक अर्थ में पहले समझना है, चीज़ें मैंने बाद में फिर जो हार्ड वर्ड मीनिंग है और इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो मैंने नीचे लिया हुआ है, लेकिन हम अभी यहाँ पे डायरेक्ट पोएम को समझ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे हम इसको एक बार रिपीट करते हैं। देखिए अगर आप पोएम को पढ़ते हैं तो आपको फील करके बहुत आनंद के साथ पढ़ना पड़ेगा। देखिए बिहोल्ड हर मतलब बोल रहे हैं कि देखो ध्यान से, सिंगल इन द फील्ड अकेले खेत में, यॉन सॉलिटरी हाईलैंड लेस पहाड़ियों की लड़की अकेली, है ना। यॉन का मतलब देखिए नीचे मैंने उसकी मीनिंग भी दे रखी है, यदि आप नहीं लिख पा रहे हैं तो नोट्स में उसका मतलब है, यॉन का मतलब होता है वह जो दूर है, नोट्स में मैंने उसे नीचे मेंशन कर दिया है। रिपिंग एंड सिंगिंग बाय हरसेल्फ जो क्या कर रही है? रिपिंग कर रही है और सिंगिंग कर रही है। स्टॉप हियर वो बोलते हैं रुकिए, सुनिए उसे, और जेंटली पास और फिर धीरे धीरे वहां से चले जाइए उसे बिना डिस्टर्ब किए हुए।
अलोन सी कट्स एंड बाइंड्स द ग्रेन, वो अकेली काट रही है फसल को और बाइंड्स कर रही है, जैसे उसके इकट्ठा करके हाथ में जो फसल काटते हैं तो वो इकट्ठा रहता है, उसके लिए बोल रहे हैं। एंड सिंग्स अ मेलंकली स्ट्रेन, और वो कितना वो कह रहे हैं पोएट की वो सिंग्स अ मेलंकली स्ट्रेन, मतलब कितनी दुख भरा गीत गा रही है, या वो मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि उनका जो मेलंकली कहने का यहाँ पे पोएट का मतलब है कि वो कह रहे हैं कि देखिए यहाँ मेलंकली से उनका मतलब है कि कितना दुख भरा है, उदासी भरा है। स्ट्रेन का, और स्ट्रेन का अर्थ होता है गीत या धुन, मतलब उनका जो गीत है ना, उनका जो धुन है वो कितनी उदासी भरी है, ये पोएट का मतलब है यहाँ पे, वो बेसिकली ये कहना चाहते हैं। उसके बाद बोलते हैं ओ लिसन फॉर द वेल प्रोफाउंड, जरा रुकिए, है ना, देखो कैसे इमोशनली वो जोड़ रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि ओ लिसन, यहाँ पे वो एड्रेस करते हुए कह रहे हैं, एड्रेस कर रहे हैं। तो देखिए जब यहाँ पे एड्रेस करते हैं तो एक पोएटिक डिवाइस होती है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, नीचे तो मैंने सारा मेंशन किया लेकिन आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। फॉर द वेल प्रोफाउंड, मतलब यहाँ पे उनका कहने का मतलब है कि जो घाटी है ना, वेल का यहाँ मतलब उन्होंने वैली से लिया है, तो जो घाटी है वो, और वो जो प्रोफाउंड का मतलब है मतलब डीप, कुल मिलाकर वो कह रहे हैं कि जो पूरी घाटी है उस गीत की गूंज से भर गई है। ठीक है, इज ओवरफ्लोइंग विद द साउंड, मतलब जो कैसे हो रही है उसके गीत से, गूंज से वो पूरी तरह से कैसी हो गई है, पूरी भर गई है। तो ये था पहला स्टेंजा। देखिए इसकी जो आपको एग्जाम के पर्पस से, अभी तो आपको फील करके पोएम को बहुत अच्छे से समझना है, फिर मैंने यहाँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हार्ड वर्ड मीनिंग और इसके पोएटिक डिवाइस और बाद में एक्सप्लेनेशन भी यहाँ दिया हुआ है। देखिए बीहोल्ड का यहाँ पे मीनिंग है, यॉन का है, हाईलैंड लास्ट का है, रिपिंग का है, मेलांकोली स्ट्रेन का है, वेल का है, प्रोफाउंड का है। तो ये आपके पढ़ने के लिए देखिए पोएटिक डिवाइस यहाँ पे कौन कौन से यूज़ किए हैं पोएट ने, हम देखते हैं। तो देखिए पर्सोनिफिकेशन उन्होंने यूज़ किया है, वेल इज ओवरफ्लोइंग विद द साउंड। देखिए यहाँ पे वेली इमेजिन्ड एज अ विसल, यहाँ पे पर्सोनिफाई किया गया है, मतलब ह्यूमन एट्रीब्यूट्स दिया गया है, इसलिए यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन हुआ। इमेजरी मतलब एक स्ट्रॉन्ग विजुअल एंड ऑडिटरी इमेज, गर्ल इन फील्ड, पोएट ने बोला कि खेत में खड़ी लड़की, तो एक इमेजरी वहाँ पे क्रिएट की। हर सॉन्ग इकोइंग, उसका जो सॉन्ग है वो क्या कर रहा है, इको कर रहा है। और इंजाबमेंट मतलब आइडियाज फ्लोइंग फ्रॉम वन लाइन टू अनदर लाइन, जो हमने ऊपर बात करी थी कि बिना पंक्चुएशन मार्क्स के लाइन के अंत में दूसरी लाइन पे चले जाना, जिसे हम रन ऑन लाइन भी कहते हैं। रन ऑन लाइन भी लिटरेचर की भाषा में इसे कहा जाता है, जिसे इंजाबमेंट भी कहते हैं। तो अब देखिए उसके बाद यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। एक्सप्लेनेशन में देखिए द पोएट आस्क अस टू ऑब्जर्व अ हाईलैंड गर्ल वर्किंग अलोन इन द फील्ड, ये बहुत अच्छे से आपको एग्जाम के पर्पज से काम आने वाला है। तो पोएट आस्क अस, हमसे पूछते हैं, हमसे कहते हैं टू ऑब्जर्व अ हाईलैंड गर्ल, हाईलैंड गर्ल मतलब उस पहाड़ी की लड़की को देखिए, ऑब्जर्व करिए। वर्किंग अलोन इन द फील्ड, जो अकेले खेत में काम कर रही है। सी इज रिपिंग एंड सिंगिंग, वो काट रही है और गा रही है। बाई हर सेल्फ मतलब खुद ही। इमर्ज्ड इन हर टास्क एंड हर सारोफुल सॉन्ग, वो बोल रहे हैं, वो ऐसे इमेजिन करते हैं कि वो कोई दुख भरा उदासी भरा गाना गा रही है। द पोएट इज स्ट्रक बाय द क्वाइट ब्यूटी एंड डिग्निटी ऑफ दिस सॉलिटरी सीन एंड आस्क पासर्स बाय टू इधर स्टॉप एंड लिसन और वॉक पास्ट क्वाइटली, मतलब वही बात जो हमने वहाँ पे करी उसको एकदम सिस्टोमेटिक ढंग से यहाँ पे दिए कि आप उसे रुकिए, सुनिए ध्यान से, और फिर बिना डिस्टर्ब किए धीरे धीरे वहाँ से निकल जाइए। हर वॉइस फील्स द डीप वैली, ऐसा लग रहा है कि उसकी जो आवाज़ है, उसकी गाने की आवाज़ है, उसने पूरे घाटी को भर दिया है। इकोइंग एंड ओवर पावरिंग द नेचुरल साइलेंस, जो क्या कर रही है, इको कर रही है, ओवर पावरिंग कर रही है नेचुरल साइलेंस में। तो देखिए इसके बाद यहाँ पे इसका थोड़ा सा डीप एनालिसिस या जो पोएट के कहने का मतलब है ये भी यहाँ पे लिया हुआ है। द सीन कंबाइंस एलिमेंट ऑफ रूरल सिंप्लिसिटी, जो सीन है वो ग्रामीण सिंप्लिसिटी को दिखाता है, म्यूजिकल ब्यूटी को दिखाता है, इमोशनल इंटेंसिटी को दिखाता है, परफेक्टली अलाइनिंग विथ रोमांटिक आइडियल, द इंडिविजुअल नेचर एंड डीप फीलिंग। यहाँ पे इंडिविजुअल नेचर एंड डीप फीलिंग को यहाँ पे पोएट बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो आई थिंक आपको पहला स्टेंजा बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम सेकेंड स्टेंजा में चलते हैं। तो देखिए पोएट यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। देखिए सेकेंड स्टेंजा में क्या बात हुई है, कंपैरिजन ऑफ हर सॉन्ग, उसके सॉन्ग का कंपैरिजन यहाँ पे पोएट ने किया है। आपको ध्यान रखना है, पहले में जो सीन है रिपिंग का, रिपर का, वो बताया है और इंट्रोडक्शन है, और दूसरे स्टेंजा में पोएट यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हैं लड़की के गीत का।
ठीक है, उनके सॉन्ग का। तो देखिए पोएट कहते हैं, नो नाइटिंगेल डिड एवर चांट मोर वेलकम नोट्स टू वीरी बैंड्स ऑफ ट्रेवलर्स इन सम सैडी हॉन्ट अमॉन्ग अरेबियन सैंड्स, अ वॉइस सो थ्रिलिंग नेवर was heard in springtime from the cuckoo bird, breaking the silence of the seas among the farthest Hebrides। देखिए यहाँ पे पोएट कह रहे हैं पहली लाइन में, मैं इसको अभी तो हमने एक बार पोएम को मतलब जो स्टेंजा है उसको पूरी तरह पढ़ा, हमने इसकी राइमिंग स्कीम के बारे में बात कर ली है, तो वही सेम राइम यहाँ पे चारों स्टेंजा में चलने वाली है। ठीक है, देखिए यहाँ पे पोएट कह रहे हैं कि नो नाइटिंगेल डिड एवर चॉन्ट, है ना, मतलब कि जो नाइटिंगेल यहाँ पे लिया है उन्होंने, तो एक पक्षी का नाम है ना, जिसे हम बुलबुल कहते हैं। ठीक है, मतलब वो कह रहे हैं कि एक ऐसा पक्षी होता है नाइटिंगेल जो अपनी मधुर आवाज के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ पे चॉन्ट का मतलब होता है गाना, मतलब टू सिंग स्वीटली, मतलब बहुत प्यारा उसमें गाना। तो देखिए यहाँ पे मतलब क्या हुआ कि जो नाइटिंगेल है वो भी इतना प्यारा नहीं गाता है। नो नाइटिंगेल डिड एवर चॉन्ट, मतलब वो भी इतना प्यारा नहीं गाता है, मतलब यहाँ उस लड़की के सॉन्ग को नाइटिंगेल के सॉन्ग से बेहतर बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नाइटिंगेल भी इतने अच्छे से नहीं गाता है। मोर वेलकम नोट्स टू वीरी बैंड्स, देखिए फिर पोएट कहते हैं कि मोर वेलकम नोट्स टू वीरी। अब देखिए वीरी बैंड्स के बाद यहाँ पे कोई पंक्चुएशन मार्क्स नहीं है, तो हमें इसे भी साथ में समझना होगा। ऑफ ट्रेवलर्स इन सम सैडी हॉन्ट, मतलब पोएट का कहने का मतलब है कि और यहाँ पे देखिए ये कॉमा लगा है और उसके बाद अमॉन्ग अरेबियन सैंड्स, तो इतना अगर आप समझेंगे। देखिए सबसे पहले हम समझते हैं वीरी का अर्थ, तो वीरी का मतलब होता है थके हुए, है ना, और बैंड्स का मतलब होता है ग्रुप। वीरी मतलब थका हुआ और बैंड्स मतलब समूह, ग्रुप को बोलते हैं। ठीक है, और हॉन्ट का मतलब होता है आराम जहाँ पे करते हैं, है ना। देखिए ये जो हॉन्ट है इसका मतलब होता है आराम करने की जगह। उसके बाद अगर हम बात करें, मतलब आराम करने की जगह, जो छांव वाला स्थान होता है उसको बोलते हैं। तो पोएट कहते हैं कि जैसे रेगिस्तान होता है ना, अमॉन्ग अरेबियन सैंड्स, मतलब जैसे रेगिस्तान होता है अरेबियन सैंड जिसको बोलते हैं हम लोग, जैसे रेगिस्तान अरेबियन सैंड्स, यहाँ पे उन्होंने उदाहरण दिया है अरेबियन सैंड्स का। तो उनका कहने का मतलब है कि जैसे अरेबियन सैंड्स में चलने वाले थके हुए जो यात्री होते हैं, विजिटर्स होते हैं, छाँव में बैठकर नाइटिंगेल का गीत सुनकर थोड़ी उनको राहत मिलती है, तो वैसे ही इस लड़की का जो गीत है वो भी मन को बहुत शांति और ताजगी देता है। मतलब देखिए सिंपली अगर बात करें तो यहाँ पे उन्होंने लड़की के गाने को, उस गर्ल के गाने को नाइटिंगेल के गाने से कंपेयर कर दिया। मोर वेलकम नोट्स टू वीरी बैंड्स ऑफ ट्रेवलर इन सम सैडी हॉन्ट अमॉन्ग अरेबियन सैंड्स। पोएट कह रहे हैं कि जैसे अरेबियन सैंड्स में, रेगिस्तान में थके हुए यात्री क्या करते हैं, मतलब आराम करने वाली छांव वाली जगह में बैठ के नाइटिंगेल के सॉन्ग को सुनकर आनंद महसूस करते हैं, रिलैक्स महसूस करते हैं, अपनी थकावट दूर करते हैं, वैसे ही ये जो लड़की का सॉन्ग है वो सुन के क्या होता है, वैसे इस लड़की का जो सॉन्ग है वो भी मन में शांति और ताजगी को ला देता है। ठीक है, अब पोएट एक और यहाँ पे तुलना करते हैं, अ वॉइस सो थ्रिलिंग नेवर वाज हियर्ड इन स्प्रिंग टाइम फ्रॉम द कुकू बर्ड। अब यहाँ पे देखिए बेसिकली एक बार तो उन्होंने नाइटिंगेल से कंपेयर किया है, ये फर्स्ट कंपेरिजन किया उन्होंने लड़की के सॉन्ग का नाइटिंगेल से, दोबारा वो कर रहे हैं कुकू बर्ड से। तो देखिए कुकू बर्ड के बारे में हम यहाँ पे इसको एक एक से वर्ड को समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए थ्रिलिंग का अर्थ होता है थोड़ा रोमांचित करना, है ना, रोमांचित करना या रोमांचक या दिल को थोड़ा छू लेने वाला होता है ना, वो उसको बोलते हैं। और ये जो नेवर है यहाँ पे, इस नेवर का मतलब है कभी नहीं, है ना, यहाँ पे उसको अलग तरीके से लिखा गया है NE एपिस्ट्रॉफी और ER, तो ये इसका मतलब है नेवर से, मतलब कभी नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे पोएट कहना क्या चाहते हैं कि देखिए वो बोल रहे हैं कि स्प्रिंग टाइम मतलब बसंत ऋतु में। ठीक है, अब स्प्रिंग टाइम में जब कुकू बर्ड जो होता है ना, कुकू पक्षी होता है एक जो गाना गाने का काम करता है, मतलब कुकू बर्ड के सॉन्ग से वो तुलना कर रहे हैं, तो तब भी उसकी जो आवाज़ होती है ना इतनी मीठी नहीं होती जितनी इस लड़की की है। पोएट कह रहे हैं कि आवाज सो थ्रिलिंग नेवर वाज हियर्ड इन स्प्रिंग टाइम फ्रॉम द कुकू बर्ड। बसंत के समय में भी जो कुकू बर्ड की आवाज़ होती है वो इतनी रोमांचित नहीं करती जितनी इस लड़की की वॉइस, इस लड़की का जो सॉन्ग है वो रोमांचित कर रहा है। ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द सीज, अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द सीज का मतलब होता है अमॉन्ग द फारदेस्ट हेब्रिड्स,
हम ये दोनों लाइन को समझते क्योंकि यहाँ पंक्चुएशन मार्क्स नहीं है, इसलिए क्या हुआ, इंजाबमेंट हुआ। ठीक है, इंजाबमेंट यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे पोएट क्या कह रहे हैं कि ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द सीज अमॉन्ग द फारदेस्ट हैब्रिड्स, मतलब हैब्रिड्स का मतलब यहाँ पे है जो एक समूह होता है ना द्वीपों का, आइलैंड्स का जो ग्रुप होता है, और जो स्कॉटलैंड के जो आपके क्या बोलते हैं जो दिशाएं होती है उत्तर और पश्चिम की, उसके लिए यूज होता है। मतलब हैब्रिड्स यहाँ पे उन्होंने लिया है एक द्वीपों का समूह है जो स्कॉटलैंड के उत्तर पश्चिम में है। मतलब यहाँ पे वो कहना चाह रहे हैं कि इसका मतलब बेसिकली ये हुआ कि वहाँ जहाँ समुद्र के बीच जो थोड़ी शांति और सन्नाटा फैला हुआ होता है, वहाँ भी जो कुक्कू की आवाज़ है उस सन्नाटे को तोड़ देती है। फिर भी पोएट कहते हैं कि उस लड़की की आवाज़ उससे भी ज़्यादा जादुई और असरदार है। मतलब ये कह रहे हैं कि ये जो कुक्कू बर्ड का गाना है ना, जो स्प्रिंग के समय में बहुत रोमांचित कर देता है ना, वो ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द सी, जो भी समुद्र में जो शांति है, जो मतलब अस्थिरता होती है, या वहाँ पे भी वो आनंद भर देता है। अमॉन्ग द फारदेस्ट हैब्रिड्स, जो दूर दूर तक मतलब उसके जाके उसकी कमी को, उस साइलेंस को या उस कमी को दूर कर देता है, उससे भी ज़्यादा। मतलब वो कह रहे हैं कि कुकू बर्ड का जो सॉन्ग जितना आनंद देता है उससे भी ज़्यादा आनंद उस लड़की के सॉन्ग से उन्हें आ रहा है। मतलब वो नाइट एंगल के सॉन्ग से भी बेहतर बता रहे हैं और कुकू बर्ड के भी सॉन्ग से बेहतर बता रहे हैं। तो आई थिंक आप इस स्टेंजा को भी समझ पाए होंगे। देखिए यहाँ पे इसका जो लिटरली मतलब जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है लिटरेचर का, वो तो मैंने यहाँ दिया ही है। मैं तो आपको यहाँ पे फील करके इस पोयम को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि आप समझ जाएं। यहाँ पे देखिए रिमोट स्कॉटिश आइलैंड है, मतलब वही स्कॉटिश में जो आइलैंड होते हैं ना हैब्रिड्स का मतलब, तो ये मैंने सब यहाँ पे दे रखा है। पोइटिक डिवाइस भी हमने यहाँ पे दे रखी है, जैसे अल्यूजन यूज हुआ है, हाइपरबले हुआ है, हर वॉइस एक्सीड इवन द स्वीटेस्ट बर्ड सॉन्ग, मतलब ज़्यादा बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर वर्णन होता है। तो ये सारी चीज़ें तो हमने यहाँ पे दी है, लेकिन इसके अलावा यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी है। लेकिन एक्सप्लेनेशन आपको मतलब एग्ज़ाम की तैयारी के हिसाब से आपको पोयम को फील करने के बाद पढ़ना है ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए सेकंड स्टेंजा में क्या होता है, वर्ड्सवर्थ एलिवेट्स द गर्ल सॉन्ग बाय कंपेयरिंग इट टू द मोस्ट एडमायर्ड साउंड इन नेचर द नाइटिंगेल। मतलब वहाँ पे वो नाइटिंगेल और कुकू बर्ड के जो लिटरेचर में मतलब जो कंपेयर करने के लिए जो साउंड्स का नेचर के जो बहुत बेहतरीन साउंड होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ये यूज़ किया जाता है, नाइटिंगेल का और कुकू बर्ड का एग्जाम्पल। तो वो जो लड़की का सॉन्ग है उसको इससे बेहतर बता रहे हैं, मतलब नाइटिंगेल के सॉन्ग से और कुकू बर्ड के सॉन्ग से। तो देखिए डायरेक्टली इसी से क्वेश्चन आ जाता है किन दो पक्षियों के बारे में उन्होंने बात करी है या किन के सॉन्ग से बेहतर बताया है लड़की के सॉन्ग को। तो ये नाइटिंगेल और कुकू बर्ड आपको याद रखना है। एट हर वॉइस इज मोर टचिंग even more thrilling to the soul than what exhausted travelers in the desert of springtime listener in Scotland might hear। मतलब वो कह रहे हैं ना कि जो आपका सैंड्स है, जो रेगिस्तान है, वहाँ पे भी जो यात्री बहुत थक जाते हैं और आराम से नाइटिंगेल के साउंड को सुनकर आनंदित हो जाते हैं, उससे भी ज़्यादा आनंद देने वाला वो लड़की का सॉन्ग है। और फिर वो कह रहे हैं कि जैसे समुद्र में जो मतलब स्प्रिंग के टाइम जो कुकू बर्ड होता है जो गाता है ना, तो वहाँ पे जो उदासी होती है वो कुकू बर्ड के गाने से दूर हो जाती है, तो उससे भी बेहतर है वो ये बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब हम तीसरे स्टेंजा में चलते हैं। अब यहाँ पे पोएट ने अपने अंदर की क्यूरियोसिटी को बताया है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे क्यूरियोसिटी के बारे में इन्होंने यहाँ पे बात करी है। तो हाँ, हम यहाँ पे अब तीसरे स्टेंजा की ओर मूव कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आई होगी। मतलब हमने 2 स्टेंजा जो कवर किए हैं आपको वो समझ में आया होगा, ये मैं मान के चल रहा हूँ। तो इसे भी हम बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए इसको पढ़ने के 2 तरीके हैं। एक बार आप पोएम को फील करके पढ़िए और उसके बाद फिर आप इसके जो हार्ड वर्ड मीनिंग और एक्सप्लेनेशन है उससे आप उसे समझिए। 2-3 बार आप पढ़ेंगे तो आपको आपके माइंड में पूरी पोएम में पोएट क्या कहना चाह रहे हैं ये समझ में आ जाएगा। विल नो वन टेल मी व्हाट शी सिंग्स, परहैप्स द प्लेंटिव नंबर्स फ्लो फॉर ओल्ड अनहैप्पी फार ऑफ थिंग्स एंड बेटल लॉन्ग एगो। देखिए यहाँ पे पोएट कह रहे हैं कि विल नो वन टेल मी, क्या कोई मुझे नहीं बता सकेगा, व्हाट शी सिंग्स की वो क्या गा रही है, परहैप्स द प्लेंटिव नंबर्स फ्लो फॉर ओल्ड अनहैप्पी फार ऑफ थिंग्स एंड बेटल्स लॉन्ग अगो। देखिए यहाँ पे वो पूरी तरह से ये जानने का प्रयास कर रहे हैं। वो कहते हैं कि परहैप्स
हो सकता है द प्लेंटिव नंबर्स फ्लो फॉर ओल्ड, मतलब वो ऐसे इमेजिन कर रहे हैं कि हो सकता है वो पुराने समय का गाना गा रही हो। फार ऑफ थिंग्स, मतलब जो चीज़ें उससे छूट गई हो। एंड बैटल्स लॉन्ग एगो, या जो बहुत पहले जो युद्ध हो चुके हैं, बैटल्स हो चुके हैं, उसके बारे में गाना होगा। बेसिकली यहाँ पे पोएट के अंदर ये क्यूरियोसिटी इसलिए है क्योंकि जो लड़की गाना गा रही है उसकी जो लैंग्वेज है वो गैलिक है, ठीक है। गैलिक लैंग्वेज है, मतलब वहाँ की स्कॉटलैंड और आयरलैंड की पारंपरिक भाषा है। पोएट को वो समझ नहीं आ रही है, लेकिन उसका उसका सॉन्ग, उसका म्यूजिक उसे इतना प्यारा लग रहा है, तो वो यहाँ पे उनके अंदर क्यूरियोसिटी है, ये जानने की इच्छा है। वो ये गेसिंग कर रहे हैं, गेस कर रहे हैं कि वो कैसे क्या क्या गा रही होगी। और इज इट सम मोर हम्बल ले, और वो बोलते हैं कि हो सकता है बहुत हम्बल ले होगा। फेमिलियर मैटर ऑफ टुडे, हो सकता है उनके परिवार का मैटर होगा। सम नेचुरल सारो, हो सकता है कुछ उसे दुख हो, नेचुरल सारो, लॉस हो और पेन हो, मतलब लॉस हुआ हो उसका, पेन हुआ हो, मतलब दर्द में हो। दैट्स हैज बीन एंड मे बी अगेन, और हो सकता है कि यही वो गा रही होगी। मतलब यहाँ पे पोएट के अंदर पूरी फीलिंग है, क्यूरियोसिटी है। देखिए यहाँ पे प्लेंटिव नंबर्स का मतलब होता है सैड वर्सेस और सॉन्ग लाइन्स, मतलब दुख भरी जो टोन होती है ना, वर्सेस होते हैं जो ब्लैंक वर्स, फॉर्मल वर्स आप पढ़ते हैं, उस तरह से वर्सेस सॉन्ग लाइन। ले मतलब सॉन्ग और पोयम, हम्बल मतलब सिंपल और मॉडेस्ट, फेमिलियर मैटर मतलब कॉमन सब्जेक्ट और थीम, जो ऐसे घर वरों में जो गाना गाते हैं। नेचुरल सारो मतलब ऑर्डिनरी ह्यूमन ग्रीफ जो होता है। अब यहाँ पे पोएटिक डिवाइस देखिए, जहाँ पे भी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो उसे रेटोरिकल क्वेश्चन के नाम से हम जानते हैं। मतलब जब भी यहाँ पे पोएट क्वेश्चन करते हैं और उसका आंसर वो खुद ही देते हैं, ठीक है, वो क्वेश्चन भी करते हैं और आंसर भी देते हैं, तो वहाँ पे रेटोरिकल क्वेश्चन कहलाता है। एंटीथेसिस मतलब होता है यहाँ पे कंट्रास्ट ग्रैंड हिस्टोरिकल सफरिंग विद सिंपल डेली सॉरो, मतलब जब यहाँ पे कंट्रास्ट उत्पन्न होता है तब वहाँ पे एंटीथेसिस होता है। मतलब दो छोटे छोटे सेंटेंस होते हैं और दोनों एक दूसरे का को कंट्रास्ट करते हैं, तो वहाँ एंटीथेसिस होता है। मेटाफर, मेटाफर तो आप अच्छे से समझते ही हैं। प्लेंटिव नंबर मतलब सिंबलाइजिंग पोएटिंग सॉन्ग, मतलब यहाँ पे मेटाफर का थोड़ा डीप तरीके से यूज हुआ है। इमेजरी मतलब वही हिस्टोरिकल ट्रेजेडीज और जो यूनिवर्सल ह्यूमन इमोशन है उसकी यहाँ पे कन्वे करने के लिए इमेज यहाँ पे पोएट ने यूज करी है। देखिए इसको हम इस स्टेंजा को अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझें तो देखिए इसका एक्सप्लेनेशन को समझना जरूरी है। द पोएट वंडर्स अबाउट द मीनिंग ऑफ द गर्ल्स सॉन्ग, देखिए यहाँ पे जो पोएट हैं वो सोचते हैं कि उसके सॉन्ग की मीनिंग क्या है। सिंस ही डजंट अंडरस्टैंड हर लैंग्वेज, जबकि वो उसकी भाषा ही नहीं समझते, क्योंकि उसकी जो भाषा है वो गैलिक है ना, मतलब वो पारंपरिक स्कॉटलैंड और आयरलैंड की भाषा है, तो वो नहीं समझ पाती। ही इमेजिन्स, वो इमेजिन करते हैं टू पॉसिबिलिटीज, दो संभावनाएं बताते हैं। इट कुड टेल ऑफ एंशियंट ट्रेजिक इवेंट्स, हो सकता है कि वो एंशियंट ट्रेजिक इवेंट्स के बारे में गा रही हो, लाइक वार्स और डिस्टेंट सॉरोज, मतलब जो कभी ना भूले जाने वाली जो यादें होती है या जो वार होते हैं उसके बारे में गा रही होगी, ऐसा सोचते हैं। और इट माइट एक्सप्रेस ऑर्डिनरी ग्रीफ, और सोचते हैं कि हो सकता है कि एक ऑर्डिनरी ग्रीफ हो, उसका कोई पर्सनल लॉस हो, फेमिलियर पेन हो और इमोशनल स्ट्रगल हो, दैट एवरीवन एक्सपीरियंसेस, जो हर किसी के साथ होता है। तो यहाँ पे अपनी वो क्यूरियोसिटी को जाहिर करते हैं। आप इसे एक दो बार देखेंगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। अब चौथा स्टेंजा की बात करें तो यहाँ पे पोएट्स इमोशनल इम्पैक्ट, देखिए इस सॉन्ग का, इस लड़की के सॉन्ग का पोएट के अंदर जो इमोशनल इम्पैक्ट हुआ है उसके बारे में फोर्थ स्टेंजा और लास्ट स्टेंजा में पोएट बात करते हैं। वो बोलते हैं व्हाट एवर द थीम द मेडन सेंग एज इफ हर सॉन्ग कुड हैव नो एंडिंग। देखिए इसे हम 1 बाय 1 लाइन के हिसाब से ही पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो पोएट हैं वो ये कह रहे हैं इन दो लाइन में, देखिए यहाँ पे पंक्चुएशन मार्क्स यूज हुआ है, यहाँ पे भी हुआ है। तो वाट एवर द थीम द मेडन सेंग, मतलब कह रहे हैं कि वाट एवर जो भी है ना, और मेडन का मतलब होता है एक ऐसी लड़की जो अनमेरिड है ना, मतलब एक कुंवारी लड़की। अब उसके बाद वो बोल रहे हैं नो एंडिंग एज इफ हर सॉन्ग कुड हैव नो एंडिंग, मतलब उसमें मतलब बिना अंत के, मतलब कवि यहाँ पे कहते हैं कि चाहे उसका जो गाना है वो किसी भी विषय पर हो, है ना, वो किसी भी विषय पर गा रही हो, वह जो लड़की है वो ऐसे गा रही है जैसे उसका जो गाना है वो कभी समाप्त नहीं होने वाला है, या कोई उसका गाना कभी समाप्त नहीं होगा। मतलब पोएट ये कह रहे हैं कि उसकी आवाज में एक थोड़ा सा अनंत सा भाव है, जैसे ऐसा लग रहा है कि नेचर खुद ही गा रही है ना। तो ये यहाँ पे वो बेसिकली दो लाइन में बताने का प्रयास कर रहे हैं। फिर बोल रहे हैं आई सॉ हर
सिंगिंग एट हर वर्क एंड ओवर द सिकल बेंडिंग, और वो कह रहे हैं आई सेव हर सिंगिंग एट हर वर्क, मैंने देखा है ना हर सिंगिंग उसके गाने को, एट हर वर्क मतलब उसके काम के साथ, एंड ओवर द सिकल बाय बेंडिंग द पोएट सीज द गर्ल सिंगिंग वाइल वर्किंग बेंडिंग ओवर द सिकल एज सी कट्स द क्रॉप। सिकल, सिकल मतलब होता है, देखिए अब एक एक वर्ड को हम यहाँ पे समझ लेते हैं, फिर आपको ये स्टेंजा में बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा। तो देखिए सिकल का मतलब क्या होता है, बेसिकली एक कर्व्ड ब्लेड यूज्ड फॉर कटिंग क्रॉप्स, मतलब जिसे हम हसिया वसिया हमारे गांव की भाषा में बोल देते हैं, जिसे हम अगर हिंदी में या जो लैंग्वेजेस होती है जो गाँव की उससे हम दरांती बोलते हैं। और बेंडिंग का मतलब होता है लीनिंग फॉरवर्ड, मतलब थोड़ा सा झुका हुआ, है ना। कभी यहाँ पे जो पोएट है ना वो कहते हैं उसे खेत में काम करते हुए देखते हैं, है ना, कि वो कैसे दरांती से मतलब वो हंसिए से या कुछ काटने वाला जो होता है ना, वो फसल को काट रही है और साथ में वो गाना गा रही है ना। तो वो बोलते हैं यह दृश्य दिखाता है कि जो मतलब नॉर्मल सा जो नॉर्मल लाइफ होती है, लीव्स होती है, जो नॉर्मल लीव्स होती है, साधारण जीवन जो होता है उसमें भी सुंदरता और जो म्यूजिक है, संगीत है, वो छिपा होता है। वो यहाँ पे ये बताने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो एक सेकेंड रुकिएगा। अब हम यहाँ पे बात करते हैं आधा हमने यहाँ तक के सिकल बेंडिंग तक के समझ लिया है, आधा पार्ट हम यहाँ पे कवर करते हैं। पोएट बोल रहे हैं आई लिसन मोशनलेस एंड स्टिल, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, बोल रहे हैं वो कि मोशनलेस मतलब विदाउट कोई मूवमेंट के, है ना, बिना हिले डुले, है ना। और उसके बाद वो बोल रहे हैं एंड एज आई माउंटेड अप द हिल, माउंटेड का मतलब होता है माउंटेड अप का मतलब होता है क्लिम्ड अप करना, मतलब ऊपर चढ़ना। तो कवि यहाँ पे जो है ना वो स्थिर खड़े होकर उस लड़की के जो गीत है, जो सॉन्ग है, उसको सुनते हैं, है ना। वो बोल रहे हैं आई लिसन मोशनलेस एंड स्टिल, मैं उसे मतलब मोशनलेस होकर स्टिल होकर सुन रहा हूँ, एंड एज आई माउंटेड अप द हिल, और वो ऐसे बोल रहे हैं कि बिना हिले डुले, माउंटेड अप, क्लिम्ड अप मतलब ऊपर चढ़ना, मतलब कवि यहाँ पे बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे कवि क्या है, मैं स्थिर खड़ा होकर उस सॉन्ग को सुनता रहा, है ना, जब वह पहाड़ी की ओर ऊपर चढ़ने लगे, मतलब वो पहाड़ी के ऊपर चढ़ रहे थे। द म्यूजिक इन माई हार्ट आई बोर, और वो कहते हैं मतलब पोएट जब पहाड़ी के ऊपर, वो बोल रहे हैं कि मैं स्थिर खड़ा होकर उस सॉन्ग को सुन रहा था, है ना, मैं उस सॉन्ग को सुनता रहा, जब वह पहाड़ी की ओर ऊपर चढ़ने लगा, तब भी वह जो मधुर स्वर है, जो उसकी मेलोडियस वॉइस है, उसके मन में गूंजती रह रही है। ठीक है, अब उसके बाद बोल रहे हैं द म्यूजिक इन माई हार्ट आई बोर लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हियर्ड नो मोर। अब वो कह रहे हैं कि इसका जो म्यूजिक है, देखिए यहाँ पे जो पोएट है ना वो बहुत डीप तरीके से, डीप थिंकिंग के साथ, बहुत ज़्यादा फील करके, है ना, इमोशनल इम्पैक्ट उनके अंदर आ रहा है। तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो द म्यूजिक इन माई हार्ट आई बोर, कि मेरे अंदर जो म्यूजिक है, द म्यूजिक इन माई हार्ट आई बोर। अब यहाँ पे जो बोर है, बोर का मतलब बेसिकली होता क्या है, बोर मतलब कैरिड होता है, मतलब जो साथ लेकर चला, और नो मोर का मतलब होता है नॉट एनी मोर, मतलब अब नहीं। तो वो कह रहे हैं कि भले ही वह गीत अब सुनाई नहीं दे रहा है ना, द म्यूजिक इन माई हार्ट आई बोर लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हियर नो मोर। वो कह रहे हैं, देखिए बोर मतलब होता है कैरिड करना, और नो मोर का मतलब होता है नॉट एनी मोर। तो वो कह रहे हैं कि भले ही वह जो सॉन्ग है ना, अब सुनाई नहीं दे रहा था, लेकिन जो उसकी धुन है ना, लेकिन उसकी जो धुन है अभी भी जो पोएट है उसके हार्ट में हमेशा के लिए बस गई है। मतलब वो जो धुन थी, अब वो बहुत दूर चले गए हैं, उसे सुनाई तो नहीं दे रहा है, लेकिन उसकी जो धुन है ना वो कवि के दिलो दिमाग में, उनके हार्ट में पूरी तरह से बस गई है। वह संगीत जो है अब कवि की आत्मा का एक हिस्सा बन चुका है। देखिए वो कह रहे हैं ना, माई हार्ट आई बोर लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हियर्ड नो मोर। अब भले ही वो मुझे सुनाई नहीं दे रही है, लेकिन वो मेरी वो धुन जो है, वो जो आवाज़ है, वो मेरे दिलों में, मेरे माइंड में, मेरे अंदर वो बस गई है। ठीक है, तो ये यहाँ आई थिंक अब आप इसे समझ पाए होंगे। देखिए बहुत बेसिक और सिंपल लैंग्वेज में में लिखी हुई ये पोयम है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको चारों स्टेंजा अच्छे से समझ आए होंगे। यहाँ पे इसकी मीनिंग भी है, हम थोड़ा सा यहाँ पे इसका ये देख लेते हैं डिटेल में एक्सप्लेनेशन, ताकि आपको स्टेंजा 4 अच्छे से समझ में आ जाए। इन दिस फाइनल स्टेंजा वर्ड्सवर्थ एडमिट्स दैट द मीनिंग ऑफ द सॉन्ग डजंट मैटर।
यहाँ पे वो एक्सेप्ट करते हैं कि उनको सॉन्ग की मीनिंग से कोई मतलब नहीं है, कोई मैटर नहीं करता कि उनको सॉन्ग समझ में आया कि नहीं। इट्स ब्यूटी एंड इमोशनल पावर वर इनफ, लेकिन उसकी जो ब्यूटी है, उसका जो इमोशनल पावर है वो पर्याप्त है। ही वॉच द गर्ल वर्किंग वाइल सिंगिंग, वो देख रहे हैं लड़की को काम करते हुए जब वो गा रही है। एंड द सॉन्ग लेफ्ट अ डीप इम्प्रेशन, और जो गाना है उनके अंदर उसने डीप इम्प्रेशन ला दिया ऑन हिज हार्ट, मतलब उनके दिल में। इवन एज ही वॉक्ड अवे, जब वो दूर भी चले जाते हैं, द सॉन्ग कंटिन्यू टू इको इन हिज मेमोरी, फिर भी वो जो सॉन्ग है वो इको बन के उनके मेमोरी में है, मतलब उनके माइंड में, उनके हार्ट में उसका क्या हो गया है, इम्पैक्ट हो गया है, गहरी छाप उनकी उस गीत की चली गई है। तो इस तरह से ये था हमारा जो विलियम वर्ड्सवर्थ की पोयम है ना, वो मतलब ये वर्ड्सवर्थ है जो भी वो पोयम लिखते हैं, तो इनकी जो पोयम की आत्मा है ना, मतलब वो एकदम सादगी में छुपी हुई है। वो इतना सिंपली, मतलब एकदम सिंपली वे में वो किसी भी पोयम को इतने गहरे तरीके से समझाने का, इतने अपने इमोशन को उन्होंने इतने अच्छे से एक्सप्रेस किया है अपने पोयम के माध्यम से, अपने पोयम के थ्रू, कि पढ़ने के बाद बहुत ज़्यादा आनंद आता है। देखिए, इसको पोयम को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने का सीधा सा मतलब है कि आप इसका हार्ड वर्ड मीनिंग देख लें, है ना, क्या कंपैरिजन किया गया है, क्या इसका एक्सप्लेनेशन है ना, पोएट इसमें क्या कहना चाह रहे हैं, इसकी पोएटिक डिवाइसेस क्या क्या हैं। इसलिए इसमें नोट्स में मैंने सारा मेंशन कर दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको चारों स्टेंजा अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आप एक दो बार वीडियो को देख लेंगे तो मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि आपको पूरी पोयम बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो यही था सॉलिटरी रिपर का एकदम मज़ेदार तरीके से हम फील करके समझने का प्रयास जो हमारी तरफ से किया गया था। हम उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आ रहा है वीडियो, तो आप वीडियो को लाइक शेयर करें और कमेंट भी करें, और साथ ही इसी तरह की चीज़ें समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।